हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ करंट में सुर्खियों में रहे टॉपिक्स की बात करेंगे। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल में अभी पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला टॉपिक लेते हैं ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। तो केंद्र सरकार ने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और केरल में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित 6 संग्रहालयों की स्थापना की घोषणा की है। अब कुछ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में देख भी लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं बिरसा मुंडा। इन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध उल्गुन या मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। और मुंडा विद्रोह के जैसे ही अन्य विद्रोहों को भी हम पहले ही अपने मॉडर्न इंडिया के डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए अब अगले स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो वे हैं वीर नारायण सिंह। इन्होंने छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये सोना खान के एक उदार जमींदार थे। फिर अगले आते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। इन्होंने 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था और यह रंपा विद्रोह ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी की गोदावरी एजेंसी में हुआ एक आदिवासी विद्रोह था। इस विद्रोह में आदिवासी मद्रास वन अधिनियम 1882 का विरोध कर रहे थे और इस अधिनियम के द्वारा वनों में आदिवासियों के मुक्त आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उन्हें उनके द्वारा की जाने वाली पारंपरिक पोडू कृषि या स्थानांतरित कृषि करने से रोक दिया गया था। इसके बाद अगले स्वतंत्रता सेनानी आते हैं थलक्कल चंदू। ये पझासी राजा के कुरुचिया सैनिकों के सेनापति एवं एक धनुर्धर थे और पझासी राजा ने 19वीं सदी के पहले दशक में केरल के वायनाड वनों में ब्रिटिश सेनाओं से संघर्ष किया था। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं महान संत और कवि कबीर के बारे में, जिनकी अभी 500वीं पुण्यतिथि थी। अब आगे कबीरदास एक रहस्यमय कवि और भारत के महान संत थे, जिनका जन्म 1440 में हुआ था और 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कबीर भी गुरु नानक की तरह ही निर्गुण भक्ति का समर्थन करते थे। ये अपनी शिक्षाओं में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम तीनों में ही प्रचलित ईश्वर के लौकिक रूपों की उपासना या मूर्ति पूजा, पुजारी वर्ग और जाति व्यवस्था, इन सभी की आलोचना करते थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बचपन में अपने गुरु रामानंद से आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की थी। कबीर के अनुसार प्रत्येक जीव का 2 आध्यात्मिक तत्वों, जीवात्मा और परमात्मा, इनसे संबंध होता है और जब ये दोनों तत्व एक हो जाते हैं, मतलब जीवात्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही मोक्ष कहा जाता है। अब कबीर की कुछ महान रचनाएं देख लेते हैं, जो कि हैं बीजक, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर और सखी ग्रंथ। चलिए अब आगे सिख दार्शनिक श्री सतगुरु राम सिंह जी, या जिन्हें राम सिंह कूका भी कहा जाता है, उनके बारे में जानते हैं। तो श्री सतगुरु राम सिंह जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। सतगुरु राम सिंह जी का जन्म 1816 में लुधियाना में हुआ था। ये एक महान आध्यात्मिक गुरु, एक विचारक, एक दृष्टा, दार्शनिक और एक महान समाज सुधारक तथा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब इन्हीं से रिलेटेड है नामधारी या कूका आंदोलन। इस आंदोलन की स्थापना 1840 में तो पश्चिम बंगाल में भगत जवाहरमल ने की थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के दौरान सतगुरु राम सिंह जी ने औपचारिक रूप से नामधारी आंदोलन का प्रारंभ किया। इन्होंने ब्रिटिश शासन का कड़ा विद्रोह किया था और उनके विरुद्ध एक गहन असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। और यह जो नामधारी या कूका आंदोलन था ना, इसके मूल सिद्धांत कुछ इस प्रकार थे कि मध्य जाति और इसी प्रकार के अन्य भेदभावों को समाप्त करना, मांस खाने, शराब और नशीले पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित करना और महिलाओं का सशक्तिकरण करना, जिसके अंतर्गत बाल्यावस्था में बालिकाओं की हत्या करने का विरोध, सती प्रथा का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन आदि आते हैं। इन बातों के अलावा सतगुरु जी के जो अनुयायी होते थे, वे सफ़ेद पोशाक, सीधी और दबी हुई पगड़ी और अपनी ऊनी सहरे से पहचाने जाते थे। ये अपने साथ कृपाण या तलवार की जगह लाठी रखते थे और सिख धर्म के 5 प्रतीकों को धारण करते थे। और संत राम सिंह जी के मुख्य कार्यों में सिखों में विद्यमान जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष और अंतरजातीय विवाह को
प्रोत्साहित करना आदि थे। चलिए अब अगला टॉपिक है इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजिक म्यूजियम। भारत का पहला संगीत संग्रहालय जो कि तिरुवयारू तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, जो संत त्यागराज का जन्म स्थान है। बात करें संत त्यागराज की तो ये कर्नाटक की त्रिमूर्ति में से एक हैं। त्रिमूर्ति के अंतर्गत संत त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री आते हैं। संत त्यागराज की रचनाओं में निष्काम भक्ति उनका प्रमुख विषय होता था। वे भगवान राम के प्रबल भक्त थे और उनकी अधिकांश कृतियाँ राम की प्रशंसा में ही होती थीं। इन्होंने मुख्यतः तेलुगु में रचना की थी। संत त्यागराज ने नर स्तुति का विद्रोह किया था। नर स्तुति से मतलब है कि हित या लाभ के लिए लोगों की प्रशंसा करना। और ये नादोपासना के समर्थक थे। नादोपासना मतलब भक्ति और चिंतन को साधने के लिए जब संगीत का अभ्यास किया जाता है। इनका मानना था कि नादोपासना केवल तभी व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जा सकती है जब इसे भक्ति के साथ संबद्ध कर दिया जाए। यह हिंदू चिंतन में अंतर्निहित उस दर्शन और सिद्धांत का अनुसरण करते थे जो शिक्षा और ज्ञान का अवमूल्यन नहीं होने देता। इनके सिद्धांत गुरुकुलवास की पुरानी प्रणाली के लिए उत्तरदायी थे, जिसमें शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था और गुरु का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना होता था, ना कि धन प्राप्ति। और अब वर्तमान में त्यागराज आराधना संगीत महोत्सव प्रत्येक वर्ष थिरुवयारू में संत त्यागराज को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जहां सैकड़ों संगीतकार एक साथ मिलकर त्यागराज की पंचरत्न कृतियों का प्रदर्शन करते हैं। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के बारे में। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में दक्षिणी राज्यों में हिंदी के प्रचार प्रसार के एकमात्र उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। हिंदी प्रचार एक आंदोलन था जिसका उदय स्वतंत्रता आंदोलन के भाग के रूप में हुआ और राष्ट्र की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं ने किसी एक भारतीय भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने की आवश्यकता महसूस की थी और इसी के थ्रू वो लोगों को एकजुट करते थे। भारत सरकार द्वारा 1964 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अब हिंदी भाषा के कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो हाल ही में अबू धाबी ने अरबी और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में सम्मिलित किया है और संयुक्त अरब अमीरात के अतिरिक्त फिजी में भी आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 2018 में 6 स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित किया है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला 125 वर्ष पुराना नागपुर स्थित उच्च न्यायालय भवन। दूसरा आगरा में 2 मुगलकालीन स्मारक, आगा खां की हवेली और हाथी खाना। तीसरा अलवर स्थित नीमराना की प्राचीन बावड़ी। चौथा बालागीर उड़ीसा में स्थित मंदिरों का समूह और पांचवा विष्णु मंदिर पिथौरागढ़ उत्तराखंड। और अब ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं ना, ये प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत कम से कम 100 वर्षों से विद्यमान ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक महत्व के प्राचीन स्मारकों या पुरातात्विक स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया जाता है। इन स्मारकों को ASI के द्वारा स्मारकों की संरचना, मरम्मत, रासायनिक संरक्षण और उनके आसपास पर्यावरणीय विकास के माध्यम से संरक्षित किया जाता है और इनका रखरखाव भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क स्टेटस के बारे में। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ विरासत स्थलों का चयन यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क स्टेटस के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत है लोनार झील महाराष्ट्र से। यह विश्व की सबसे प्राचीन उल्का निर्मित क्रेटर है जिसकी उत्पत्ति लगभग 50,000 वर्ष पूर्व हुई थी। यह एकमात्र झील है जिसकी उत्पत्ति बेसाल्ट चट्टानों पर हुई है। यह एक सॉल्टी लेक है। इसे 1979 में राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया था। फिर दूसरा आता है सेंट मैरी द्वीप एवं मालपे बीच कर्नाटक। यह उदुप्पी द्वीप पर स्थित बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित एक षटकोणी मोज़ेक नुमा आकृति है। इसका निर्माण लगभग 88 मिलियन वर्ष पूर्व उस समय हुआ था जब मेडागास्कर से वृहद भारत पृथक हुआ था। चलिए अब इसमें ये जान लेते हैं कि यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क स्टेटस क्या होता है। तो यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क ऐसे एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं
जहां अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों और भूदृश्यों को संरक्षण, शिक्षण और सतत विकास के एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी में संसाधनों के सतत उपयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और प्राकृतिक आपदा से संबंधित जोखिमों को कम करने जैसे समाज के समक्ष उपस्थित महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में जागरूकता और समझ विकसित करना है। और बात करें GGN या द ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क के बारे में, तो यह विविध रूप से गठित एक NGO है। यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क के लिए इसकी सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। तो यूनेस्को ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो को वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर घोषित किया है। और प्रथम वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में रियो डी जेनेरियो में ऑल द वर्ल्ड्स जस्ट वन वर्ल्ड इस थीम के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के 11वें लक्ष्य सुरक्षित, लचीली और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। रियो डी जेनेरियो में आधुनिक और औपनिवेशिक वास्तुकला का मिश्रण पाया जाता है, जहां क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थल और म्यूजियम ऑफ टुमारो जैसी समकालीन संरचनाएं स्थित हैं। अब वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, जो यूनेस्को और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर की एक संयुक्त पहल है। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर का उद्देश्य संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, शहरी नियोजन और वास्तुकला के दृष्टिकोण से गंभीर वैश्विक चुनौतियों के संबंध में वार्ता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना है। और यूनेस्को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भी करता है। इसका आयोजन 3 वर्षों में एक बार किया जाता है। अब अगले टॉपिक में हाइफा युद्ध के बारे में बात करते हैं। बैटल ऑफ हेफा। भारतीय दूतावास द्वारा हाइफा युद्ध के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हाइफा में एक समारोह का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि 23 सितंबर 1918 को जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स के भारतीय सैनिकों द्वारा हाइफा शहर को मुक्त कराया गया था। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात हो रही है। इसमें भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना थी और भारतीय सेना ने पूर्वी अफ्रीका, मेसोपोटामिया, मिस्र और गैलीपोली में पश्चिमी मोर्चे पर जर्मन साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। चलिए अब अगला टॉपिक आता है बैटल ऑफ कोहिमा। कोहिमा का युद्ध। नागालैंड सरकार द्वारा कोहिमा के युद्ध की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस युद्ध में ब्रिटिश और भारतीय 14वीं सेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्मा में संभावित आक्रामक कार्यवाही के लिए दीमापुर और इम्फाल में लॉजिस्टिक अवसंरचना का निर्माण कर रही थी। मार्च 1944 में जापान की 15वीं सेना ने वर्मा में अंग्रेजों के नियोजित आक्रमण को पहले से ही रोकने के लिए भारत के पूर्वोत्तर सीमांत पर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी और 1944 की बसंत ऋतु के दौरान कोहिमा और उसके आसपास का युद्ध एक वृहद जापानी आक्रमण का भाग था, जिसे ऑपरेशन यूको के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं मूर्तिकला और स्थापत्य कला के ऐसे विषयों के बारे में जो इस वर्ष सुर्खियों में रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है महापाषाण संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर। तो हाल ही में केरल तमिलनाडु सीमा पर अवस्थित पोथमाला पहाड़ियों पर नवीन मैनहीट्स प्राप्त हुए हैं। और बात करें कि मैनहीट्स क्या होते हैं, तो ये एकास्म प्रस्तर पट्टिकाएं होती हैं, मतलब एक ही चट्टान से निर्मित पट्टिकाएं होती हैं जिन्हें समाधियों के समीप लंबवत या ऊपर की ओर गाड़ा जाता है। ये ऊंचाई में लघु अथवा विशालकाय हो सकती हैं। और पोथमाला पहाड़ी में ऐसी सैकड़ों गोलास्म प्रस्तर संरचनाएं मिली हैं। ये संरचनाएं लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रागैतिहासिक सभ्यता के एक समाधान केंद्र या मुर्दों को गड़ाए जाने वाले स्थान की ओर संकेत करती हैं। ये मैनहीट्स केरल में अब तक ज्ञात मैनहीटों में सबसे बड़े हैं। मैनहीट्स केवल कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये महापाषाणकालीन संस्कृति को दर्शाते हैं। चलिए तो अब आगे बात करते हैं चौखंडी स्तूप के बारे में। तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र या प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है। चौखंडी स्तूप के बारे में बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। चौखंडी स्तूप ईंटों से निर्मित एक उत्कृष्ट संरचना है तथा इसके शीर्ष पर एक अष्टभुजाकार मीनार उपस्थित है। शीर्ष पर अवस्थित अष्टभुजाकार मीनार एक मुगल स्मारक है जिसका निर्माण इस स्थल पर हुमायूं की यात्रा के उपलक्ष्य में 1588 ईस्वी में कराया गया था। चलिए अब सारनाथ के बारे में यदि बात करें तो यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है
जिसे मृगदाव कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मृग उद्यान, और इसका एक और नाम ईशिपतन या ऋषिपतन है, जिसका मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ दिव्य पुरुष धरती पर अवतरित हुए थे। और सारनाथ में उपस्थित कुछ अन्य प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स इस तरह हैं। पहला धमेक स्तूप या धर्मचक्र स्तूप, इस स्थल पर भगवान बुद्ध ने धर्म का प्रथम उपदेश दिया था। दूसरा मूलगंधी कुटी विहार, यह वह स्थल है जहां महात्मा बुद्ध ने सारनाथ भ्रमण के दौरान निवास किया था। और मूलगंधी कुटी विहार के समीप ही एक बोधि वृक्ष लगा हुआ है। इसका रोपण श्रीलंका के अनुराधापुर के श्री महाबोधि वृक्ष से लाई गई शाखा के माध्यम से किया गया था। इसके बाद आता है अशोक स्तंभ। भारत ने इस स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है और स्तंभ के निचले भाग पर स्थित अशोक चक्र को तिरंगे के मध्य में रखा गया है। 50 मीटर ऊंचे इस स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह विराजमान हैं तथा सिंहों के नीचे 4 पशु मौजूद हैं, जिसमें वृषभ, सिंह, हाथी और अश्व आते हैं। ये चारों पशु भगवान बुद्ध के जीवन के 4 चरणों को निरूपित करते हैं। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं अमरावती कला शैली के बारे में, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में गुंडलाकम्मा नदी के तट पर अमरावती कला शैली की विशेषताओं से युक्त एक बौद्ध स्मारक की खोज की गई है। यह बौद्ध स्मारक स्थानीय चूना प्रस्तर से निर्मित एक स्तंभ है, जिसके मध्य और शीर्ष के सभी चारों किनारों पर अर्धकमल पदक उकेरे गए हैं। इसकी कुछ विशेषताएं इक्ष्वाकु वंश की अमरावती कला शैली से समानता प्रकट करती हैं। अमरावती कला शैली की बात करें तो यह कृष्णा और गोदावरी नदियों की निचली घाटियों में विकसित हुई थी। इस कला शैली के मुख्य संरक्षक सातवाहन थे, लेकिन बाद में उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया। यह कला शैली 150 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी के मध्य विकसित हुई। इस कला शैली की मुख्य विशेषता कथात्मक कला है। यह शैली प्रकृति में स्वदेशी है। इसमें प्रयुक्त सामग्री श्वेत संगमरमर होती है। यह सामान्यतः बौद्ध धर्म से संबंध रखती है, इसीलिए इसमें जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। चलिए अब आगे बात करते हैं स्टूको मूर्ति या स्टूको स्कल्पचर के बारे में। तो हाल ही में पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा तेलंगाना के सूर्यपेट जिले के फणिगिरी बौद्ध स्थल से उत्खनन के दौरान एक मानवाकार स्टूको मूर्ति की खोज की गई है और यह देश की अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी स्टूको मूर्ति है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि स्टूको कला क्या होती है। तो स्टूको का प्रयोग भित्तियों और भीतरी छतों की सजावट में लेपन के रूप में किया जाता है तथा स्थापत्य में मूर्तिकला विषयक और कलात्मक विषयकों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसे एक प्लास्टर सामग्री के रूप में नम अवस्था में प्रयोग किया जाता है और सूखने के बाद अत्यंत कठोर हो जाती है। यह परंपरागत स्टूको का निर्माण चूना, रेत और जल के मिश्रण से होता था, लेकिन आधुनिक स्टूको का निर्माण पोर्टलैंड सीमेंट, रेत और जल से किया जाता है। और आरंभ में स्टूको कला को गांधार क्षेत्र में दृष्टिगत किया गया था। इसका प्रयोग मुख्यतः विहार परिसरों में किया जाता था, जैसे नालंदा और विक्रमशिला विहारों की मूर्तिकला में स्टूको का व्यापक स्तर देखा जा सकता है। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं मिनी खजुराहो के बारे में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के मार्कंडेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। यह मंदिर समूह विदर्भ के खजुराहो या मिनी खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर शैव, वैष्णव और शाक्य संप्रदाय से संबंधित है। इस मंदिर समूह का निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था और इस समूह में 24 विभिन्न प्रकार के मंदिर शामिल हैं। इस मंदिर समूह का नाम इसके मुख्य मंदिर के नाम पर रखा गया है, जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसे मार्कंडेश्वर मंदिर या मार्कंडा देव मंदिर कहा जाता है। और यह वैनगंगा नदी के तट पर मार्कंडा गांव में स्थित है। और मार्कंडा देव मंदिर नागर मंदिर स्थापत्य शैली से निर्मित है। ऐसी मान्यता है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व बिजली गिरने या वज्रपात की एक घटना के कारण मंदिर का शिखर अंशतः विखंडित हो गया था। इसके बाद लगभग 120 वर्ष पूर्व एक गोंड शासक ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने का प्रयास किया था। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। तो इस बृहदेश्वर मंदिर में 23 वर्ष के बाद कुंभाभिषेकम समारोह आयोजित किया गया था। और कुंभाभिषेकम हिंदू मंदिरों के अभिषेक समारोह का एक भाग रहा है। कुंभ का अर्थ है शीर्ष। यह मंदिर के शिखर या मुकुट को व्यक्त करता है और अभिषेकम का मतलब है अनुष्ठानिक स्नान। चलिए अब बात करें बृहदेश्वर मंदिर के बारे में।
तो भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसे पेरिया कोविल, राजराजेश्वर और राजराजेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य महान चोल सम्राट राजराजा प्रथम द्वारा करवाया गया था। यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और द्रविड़ स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सूचीबद्ध है, जिसे महान प्राणवान चोल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस सूची में शामिल अन्य 2 मंदिर हैं गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर और दरासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर। चलिए अब आगे बात करते हैं सुरंगा बावड़ी के बारे में। इस स्मारक का चयन वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, जो कि एक NGO है, इसके द्वारा दक्कन पठार की प्राचीन जल प्रणाली के अंतर्गत किया गया है। सुरंगा बावड़ी कर्नाटक में आदिल शाही युग में निर्मित भूमिगत सुरंगों के माध्यम से जलापूर्ति की प्राचीन करेज प्रणाली का अभिन्न अंग थी। और यह जो करेज प्रणाली है ना, ये मध्य पूर्व क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में करेज प्रणाली कर्नाटक के बीदर, गुलबर्गा और बीजापुर तथा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी पाई गई है। और यूसुफ आदिल शाह द्वारा स्थापित आदिल शाही राजवंश ने दक्षिण भारत के पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में, जिसे बीजापुर सल्तनत कहते हैं, वहाँ 1449 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए अब आगे बात करते हैं बेलम गुफाओं के बारे में। तो आंध्र प्रदेश में बेलम गुहल के नाम से ज्ञात बेलम गुफाएं मेघालय की क्रेम लियत प्राह गुफाओं के बाद भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सर्वाधिक लंबी गुफाएं हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं जहाज महल के बारे में। यह मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है। यह मालवा सल्तनत के सुल्तान गियासुद्दीन, जिनका शासनकाल 1469 टू 1500 AD तक था, इनके द्वारा निर्मित 2 जलाशयों के मध्य बना हुआ 2 मंजिला महल है। इसके बाद अगला है बीबी का मकबरा। यह 1651 से 1661 ईस्वी के दौरान औरंगजेब के पुत्र शहजादे आजम शाह द्वारा अपनी माता दिलरस बानु बेगम की स्मृति में बनवाया गया था और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे ताजमहल की चित्रग्राही समानता के कारण दक्कन का ताज भी कहा जाता है। इसके बाद आगे आता है सिरसा का थेर टीला। यह हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित एक टीला है, जिसे प्राचीन नगर सरिसिका के संबंध में कुछ साक्ष्य उपलब्ध करवाने वाला माना जाता है। चलिए तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं चित्रकला और अन्य कला शैलियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बगरू ठप्पा छपाई या बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा पारंपरिक बगरू ठप्पा छपाई कला को संरक्षित करने के लिए राजस्थान के बगरू में तीतानवाला संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अब इसमें बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करें तो यह राजस्थान के बगरू गांव में प्राकृतिक रंगों के साथ छिप्पा समुदाय द्वारा की जाने वाली छपाई की एक पारंपरिक तकनीक है। परंपरागत रूप से बगरू पर मुद्रित रूपांकनों को गहरी रेखाओं के साथ बड़ा किया जाता है और इन प्रिंटिंग्स में वन्य पुष्प, कलियाँ, पत्ते और मुद्रित ज्यामितीय प्रतिरूप शामिल होते हैं। और बगरू में मुख्यतः लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग के अलावा भारत में कुछ अन्य ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक्स भी उपलब्ध हैं, जैसे गुजरात की अजरक छपाई, राजस्थान की सांगानेरी, अजरक और डाबू की छपाई, मध्य प्रदेश की बाघ छपाई और भैरवगढ़ प्रिंट, आंध्र प्रदेश की कलमकारी। चलिए अब आगे बात करते हैं पिथौरा चित्रकला के बारे में। हाल ही में पिथौरा चित्रकारी के कलाकारों ने दिल्ली के 45 से अधिक स्कूलों के छात्रों के लिए इस कला शैली पर अपनी प्रथम कार्यशाला का आयोजन किया गया। पिथौरा अनुष्ठानात्मक चित्रकारी है जो गुजरात और मध्य प्रदेश की राठवा, भील और नायक जनजातियों द्वारा दीवारों पर बनाई जाती है। इस चित्रकारी में मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से संलग्न 7 पहाड़ियों का निरूपण करने वाले 7 अश्वों की चित्रकारी की जाती है। चलिए अब आगे है सुलावेसी कला। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक गुफा चित्रकला की खोज की गई, जो आधुनिक धार्मिक संस्कृति के शुभारंभ को आलोकित करता है। इस गुफा चित्रकारी में मानव को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसे वर्ष 2017 में चूना पत्थर की गुफाओं में खोजा गया था। इसकी तिथि लगभग 44,000 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई है। चलिए अब आगे बात करते हैं नृत्य और संगीत के बारे में, डांस एंड म्यूजिक। इसमें सबसे पहला आता है असामी भवोना। तो
तो हाल ही में भवना कलाकारों के एक समूह ने अबू धाबी में परंपरागत ब्रजावली भाषा के विपरीत अंग्रेजी भाषा में अपनी कला का प्रदर्शन किया। भवना के विषय में बात करें तो यह नाट्य शैली पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसका सृजन शंकरदेव द्वारा किया गया है। भवना नाट्य शैली को लोकप्रिय रूप में अंकिया नाट के नाम से भी जाना जाता है और भावना असम के अंकिया नाट्य की प्रस्तुति है। इसके मंचन को भावना ही कहा जाता है। इसमें सामान्यतः 40 से 50 लोगों के द्वारा वेशभूषा आभूषण धारण किए हुए आपसी संवाद, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें आर्केस्ट्रा का परिधान पूर्णतः श्वेत होता है और अभिनेताओं द्वारा विभिन्न राजाओं, रानियों, दैत्यों और पशुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चमकीले परिधान धारण किए जाते हैं। इसमें यूज होने वाले खोल, ताल, डोबा और नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्रों का सृजन भी शंकरदेव ने ही किया था। अब आगे बात करते हैं गटका या गतका के बारे में। तो यह पंजाब राज्य की प्राचीन मार्शल आर्ट शैली है और इसमें एक काष्ठ छड़ का प्रयोग होता था जिसे खुदका कहा जाता है। इससे ही शब्द निकला है गतका। यह माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति तब हुई जब मुगल काल के दौरान छठे सिख गुरु हरगोविंद जी ने आत्मरक्षा के लिए कृपाण धारण किया था। अब आगे आता है कलरी पायट्टू। यह केरल की प्राचीनतम मार्शल आर्ट शैलियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कलरी पायट्टू तकनीक में पदचालन और मुद्राओं का संयोजन समाहित होता है। अब आगे बात करते हैं यक्षगान के बारे में। तो यह पौराणिक कथाओं पुराणों पर आधारित कर्नाटक की परंपरागत नाट्य शैली है। सर्वाधिक प्रसिद्ध उपकथाएं महाभारत और रामायण इसमें प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें विशिष्ट शैलियों और रूपों में नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंचन तकनीक का संयोजन प्रस्तुत किया जाता है। यक्ष का अर्थ होता है गौण देवता और गान का अर्थ होता है गायन। और यक्षगान की उत्पत्ति 11वीं और 15वीं सदी ईस्वी के मध्य भक्ति आंदोलन के दौरान मानी जाती है। अब बात करते हैं खोन रामलीला के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा थाईलैंड सरकार के सहयोग से लखनऊ में खोन रामलीला के प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खोन थाईलैंड का एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य नाटक और एक निष्पादन कला है, जिसमें रमणीय नृत्य गतिविधियां, वाद्य यंत्र और गायन, अभिनय तथा चटकीले परिधान शामिल होते हैं जो श्री राम की महिमा का गुणगान करते हैं। इसमें कोई संवाद नहीं होता और पार्श्विक स्वरों द्वारा रामायण की संपूर्ण कथा का वाचन किया जाता है। थाईलैंड की खोन रामलीला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सूचीबद्ध है। अब अगला आता है मलखम। यह एक पारंपरिक भारतीय क्रीड़ा है जिसमें एक जिम्नास्ट एक लंबवत काष्ठ स्तंभ अथवा रस्से के साथ कंसर्ट में भिन्न भिन्न मुद्राओं में प्रदर्शन करता है। इसकी उत्पत्ति संभवतः 12वीं सदी ईस्वी में हुई थी। इस खेल का उल्लेख 1135 ईस्वी में चालुक्यों की एक उत्कृष्ट कृति मानस ओल्हास में उल्लेख किया गया है और लगभग 7 सदी उपरांत पेशवा बाजीराव द्वितीय के शिक्षक बालम भट्ट दादा देवधर द्वारा इसका पुनर्प्रचलन किया गया। यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। चलिए तो अब आगे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अम्बुबाची मेला। यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम में गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर में 4 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला वार्षिक उत्सव होता है। कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है जो शिव की पत्नी सती के शरीर के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे तांत्रिक पंथ की एक प्रमुख पीठ भी माना जाता है और अम्बुबाची मेले में 4 दिनों के आयोजन के दौरान ये माना जाता है कि मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कामाख्या अपने रजोधर्म के वार्षिक चक्र से गुजरती हैं। और इसी मेले के समान ही एक और उत्सव होता है खर्ची महोत्सव। यह 14 देवताओं और भूदेवी की पूजा करने के लिए त्रिपुरा के ओल्ड अगरतला में चतुर्दश देवता मंदिर में 1 सप्ताह तक आयोजित होने वाला पर्व होता है और यह पूजा अम्बुबाची मेला के 15 दिन बाद की जाती है, जिसमें 14 देवताओं को सैद्रा नदी में ले जाया जाता है। अब अगला त्यौहार आता है लाई हरोबा। यह मणिपुर के मैती समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक 5 दिवसीय अनुष्ठानिक त्यौहार है। लाई हरोबा का अर्थ होता है देवताओं का उत्सव। यह त्यौहार ब्रह्मांड की सृजन
और पशुओं, पौधों और मनुष्यों के विकास के स्मरण में मनाया जाता है। और लाई हरोबा मणिपुर राज्य के आराध्य देव उमंग लाई के सम्मान में मनाया जाता है। इसके दौरान पुरुष और स्त्रियां देवी और देवताओं की मूर्तियों के समक्ष नृत्य करते हैं। साथ ही नृत्य नाटक खम्बा और थोइबी के अभिनय का प्रदर्शन करते हैं, जो प्रचलित लोक कथाओं के नायक और नायिका हैं। यह त्यौहार मौखिक साहित्य, संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है। अब अगला त्यौहार है जो कुटपुई। तो मिजोरम सरकार ने देश में कम से कम 10 राज्यों के साथ साथ अमेरिका, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों में जो कुटपुई त्यौहार का आयोजन किया। इसमें विभिन्न मिजो जनजाति द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। और मिजोरम में कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे मिमकुट, जो मक्के की फसल की कटाई के उपलक्ष्य में अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा चापचारकुट और थालफ वंगकुट भी मनाया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं आदि महोत्सव के बारे में। तो यह है केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड मतलब भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, इन दोनों की एक संयुक्त पहल है। इस महोत्सव की विशेषता है कि यह जनजाति हस्तशिल्प, कला, चित्रकारी, वस्त्र, आभूषण आदि की प्रदर्शनियां यहाँ लगाई जाती हैं, जिन्हें लोग आकर खरीदते भी हैं। और इस आदि महोत्सव की थीम कुछ इस प्रकार थी: अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट, कुशन एंड कॉमर्स। और यह त्यौहार जनजाति कला या वाणिज्य को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ने का एक प्रयास था। चलिए अब इसमें ही ट्राइफेड के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। वर्ष 1987 में स्थापित ट्राइफेड जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह ट्राइब्स इंडिया ब्रांड से जनजाति कला और शिल्प साहित्य जनजाति उत्पादों के विपणन और उनके विकास में संलग्न है। यह जनजाति उत्पादों के निर्यात और आयात को व्यवस्थित करने वाली एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है और इसके माध्यम से वन धन विकास केंद्र योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। इसके बाद अगला त्यौहार है भोगाली बिहू, जो असम में मनाया जाता है। ये भोगाली बिहू या माघ बिहू फसल कटाई का उत्सव है, जो असम में कटाई के मौसम जनवरी फरवरी के अंत का प्रतीक होता है। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में फसल कटाई के उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे पंजाब में वैशाखी, बंगाल में पोइला बैसाखी, तमिलनाडु में पुथंडू और केरल में विशु आदि मनाया जाता है। इसके बाद अगला त्यौहार आता है मेला खीर भवानी, जो जम्मू कश्मीर का त्यौहार है। यह त्यौहार कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है और इसमें एक मेले का आयोजन होता है, जिसमें कश्मीरी पंडित गांदरबल जिले में तुलमुल्ला के 5 अन्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। फिर जम्मू कश्मीर का ही एक और त्यौहार आता है चमलियाल मेला। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न चमलियाल बॉर्डर पर आयोजित किया जाता है। यह मेला सांवा जिले में लोकप्रिय रूप से बाबा चमलियाल के नाम से प्रसिद्ध एक संत बाबा दलीप सिंह मन्हास के पुण्य स्थल पर लगता है। फिर आगे त्यौहार आता है लुई नागाई नी। यह मणिपुर का त्यौहार है और मणिपुर की नागा जनजातियों द्वारा बीज बुआई के समय यह उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद अगला त्यौहार आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो नागालैंड में मनाया जाता है। यह नागालैंड की देशज योद्धा जनजातियों का सबसे बड़ा समारोह है। हॉर्नबिल महोत्सव का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है और इसकी विलक्षणता और परंपराओं का प्रदर्शन भी करना है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष दिसंबर माह में किया जाता है। अब अगला त्यौहार आता है नागोबा जात्रा। यह तमिलनाडु के आदिलाबाद जिले में आयोजित गोंड जनजाति के मेसाराम कबीले द्वारा मनाया जाता है। यह दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय आनंद महोत्सव है। गोंड जनजाति के नर्तकों द्वारा गुसाडी नृत्य का प्रदर्शन इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण है। इसके बाद अगला है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धता और विविधता को प्रदर्शित करने के लिए वर्ष 1987 से आयोजित किया जा रहा है और 2020 के लिए 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य थीम स्टेट चुना गया था। यह मेला केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा आयोजित किया जाता है।
अब आगे बात करते हैं केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मुराजापम अनुष्ठान के बारे में। तो 18वीं शताब्दी ईस्वी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा द्वारा इस अनुष्ठान को आरंभ किया गया। यह अनुष्ठान हर 6 वर्ष में एक बार किया जाता है। इसमें विद्वानों के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का मंत्रोच्चारण होता है। चलिए आगे बात करते हैं जल्लीकट्टू के बारे में। यह तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जिसके दौरान सांड का पीछा किया जाता है। यह फसल कटाई के महोत्सव पोंगल के दिवस पर आयोजित किया जाता है। संगम साहित्य में भी जल्लीकट्टू का उल्लेख मिलता है। आगे आता है कंबाला। यह भी तमिलनाडु में सांडों के द्वारा की जाने वाली दौड़ होती है। इसके बाद आगे आता है इरुदविडुम वडाह। यह कर्नाटक में आयोजित की जाने वाली वार्षिक भैंस दौड़ है। अब अगला त्यौहार है पोराग त्यौहार, जो असम में मनाया जाता है। इसे नरसिंह बिहू उत्सव भी कहा जाता है। यह मिसिंग जनजाति द्वारा फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। फिर आगे बात करते हैं वसंत उत्सव के बारे में। यह आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु के आगमन में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे 1460 के दशक में राजा अच्युत राय ने आरंभ किया था और यह प्रतिवर्ष चैत्र माह के त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा पर तीनों दिन मनाया जाता है। अब आगे बात करें मकर विलुक्कल महोत्सव के बारे में। तो यह केरल में मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर द्वारा 2 माह तक मनाए जाने वाला वार्षिक उत्सव है। इसके बाद देखते हैं बतुकम्मा महोत्सव के बारे में। तो यह तेलंगाना में मनाया जाने वाला महोत्सव है। यह दुर्गा नवरात्रि के दौरान मनाया जाने वाला 9 दिवसीय पुष्प उत्सव है। बतुकम्मा का अर्थ है कि मातृ देवी जीवित हो गई हैं। यह महोत्सव तेलंगाना की सांस्कृतिक भावना का निरूपण करता है, जो नारीत्व की संरक्षक देवी का प्रतीक है। इस पर्व को देवी गौरी का वसंतोत्सव भी कहा जाता है। फिर अगला है पंढरपुर वारी। यह महाराष्ट्र में आषाढ़ माह के दौरान की जाने वाली एक विशेष यात्रा है, जो आलंदी गांव से आरंभ होती है और 250 किलोमीटर तक जारी रहती है, जब तक कि तीर्थयात्री महाराष्ट्र के बिठोवा मंदिर पंढरपुर तक नहीं पहुंच जाते। तो ये थे कुछ त्यौहार और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कुछ सुर्खियों में रहे तथ्य। अब आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आर्ट एंड कल्चर के पूरे करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोर सब्जेक्ट के टॉपिक्स भी कंप्लीट करूंगा मैं एक वीडियो में। तो मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि यह लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।